आपकी एजुकेशन LLB 2017, जी सर। LLM कंटिन्यू है? जी। ठीक है, प्रोग्रेस सही है कि आपने क्वालिफाई किया है। पढ़ना तुम्हारी शौक है जी। और कुकिंग तुम्हारी शौक है। जी कुकिंग में कोई विशेष खाना बनाना कि हर प्रकार का, मतलब कोई विशेष चीज़ अच्छा बनाती हो? सर, जैसे अवसर रहते हैं वैसे बनाते हैं। अरे अवसर सर, पर, हर प्रकार का बनाते हैं। जैसे कोई आदमी खीर अच्छी बना लेता है, कोई ढोकला अच्छा बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं कि सब पे समान हो। सर, हम पनीर की सब्ज़ी अच्छा बना लेते हैं। पनीर की है, कितनी प्रकार की बनाती हो? पनीर की सब्ज़ी कई प्रकार की बना लेती होगी ना, एक ही प्रकार की? सर, मटर पनीर और बटर पनीर बनाते हैं। अच्छा, ये दोनों जी। दोनों पनीर पे तुम्हारा घमंड है। जी। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सभी हाई कोर्ट मानते हैं, है ना? अगर कोई हाई कोर्ट उस जजमेंट को नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सर, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं उसकी जजमेंट मानने के लिए सब बाउंड है। अगर कोई नहीं माना हाई कोर्ट तो सर, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी फिर। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। जी। कौन सा लॉ है जो सब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट पे बाध्यकारी मानता है? कौन सा कानून है भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सभी कोर्टों पर बाध्यकारी मानता है? कोई कानून है, कोई धारा होगी ना? जी सर, आर्टिकल 141। 141 उसी में है कि सभी इसको मानने के लिए बाउंड। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आता है? नहीं, सभी कोर्टों में नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये कैसे पता चला तुम्हें? सर, बंगाल यूनिटी बनाम बिहार राज्य के वाद में अच्छा, ये कहा गया था कि वो अपनी वो जजमेंट खुद के निर्णय से बाध्य नहीं है, लेकिन उसके अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं उनके निर्णय को मानने के लिए वो बाध्य हैं। CRPC में इंक्वेस्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं? सर, मृत्यु समीक्षा 174 में है। और इंक्वेस्ट के रिपोर्ट से मतलब ये है सर कि जब किसी व्यक्ति की आत्महत्या हो जाती है तो किन परिस्थितियों में ले जाती है। आत्महत्या? जब कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। केवल सुसाइड में? केवल सुसाइड में ही? केवल सुसाइड में ही जी है? सर, सुसाइड कर लेता है तो उससे संबंधित वो वहाँ 2 गवाह लेके वहाँ पे वो जो इंक्वायरी करता है उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट हम कहते हैं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट केवल सुसाइड में ही आएगा? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है कि वो सिर्फ सुसाइड में है या फिर अदर भी। जैसे कोई जानवर उससे मर सकता है, जानवर मार दिया हो, मर गया, कोई पेड़ से गिर के मर गया हो, कोई कुएं में गिर के मर गया हो, जी, कोई ट्रेन से गिर के मर गया हो, कोई ट्रेन धक्का दे दिया हो, इन सब में इंक्वेस्ट नहीं होगी। थ्रेसर में गेहूँ मड़ाई उसमें चोट खा के मर गया हो, इनमें किसी में नहीं होगा इंक्वेस्ट। केवल जो आत्महत्या किया हो उसी में होगा। पंचनामा कहते हैं इसको। जी। तो पंचनामा केवल आत्महत्या केसेज में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लीगल फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या फ़र्क है? सर, जो मौलिक अधिकार है वो राज्य द्वारा प्रदत्त किया जाता है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्व होता है। और जो सर मानव अधिकार होता है राज्य द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो मनुष्य के अधिकार के लिए आवश्यक होता है। एविडेंस किसे कहते हैं? सर, जब कोई विवादित विषय हो न्यायालय के समक्ष उसको ना साबित और साबित करने के लिए जो भी दस्तावेज पेश किए जाते हैं उसे हम एविडेंस कहेंगे। क्यों दस्तावेज?
सर वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है। रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस एक शब्द है, सुनी हो? रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस, और एक होता है रियल जस्टिस। नाम सुनी हो? रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस और रियल जस्टिस में क्या अंतर होता है? नहीं पता सॉरी। नहीं जानती हो ना? नहीं। रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस और Real रियल जस्टिस में क्या फ़र्क है, नहीं जानती हो। रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस होता है जो सारे रिकॉर्ड के आधार पर फैसले दिए जाते हैं। सारे रिकॉर्ड के, जितना रिकॉर्ड आए उसी का आधार पर फैसले दिए जाएंगे। जैसे जो गवाही आई है, जो साक्ष्य है, उसी का आधार पर। जी सर। रियल जस्टिस होता है जिसमें वास्तविक अपराधी को ही सजा होती है, दूसरे को नहीं हो पाती। रिकॉर्ड कभी गलत भी हो सकता है, जिसके बारे में कहा गया है कि परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। हो सकता है रिकॉर्ड झूठ बोल जाए। तो रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस का मतलब है जितना रिकॉर्ड पर लिखा गया उसके आधार पर न्याय करना। रियल जस्टिस में है उस रिकॉर्ड का आधार पर वास्तव में अपराधी वही भी है, उसी को सजा हो जाए तो फिर रियल जस्टिस भी हो जाता है। यही फर्क है। रियल जस्टिस में वास्तव में सही अपराधी को सजा होती है तो उसको रियल जस्टिस कहा गया है। कभी कभी गलत साक्ष्यों के आधार पर दूसरे को सजा हो जाती है तो उसको रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस कहते हैं। भारत में टोटल रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस है, उसी में रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि न्यायालय कहता आई एम सॉरी, मैं रिकॉर्ड के चलूँगा। रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस का सर्वोत्तम उदाहरण तुमको लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त में मिला था। बिना प्रस्तावना के स्वीकृत के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था, इसलिए भतीजा खोज करके लाया था, लेकिन उसको पैसा नहीं दिलाया गया जी। अगर रियल में देखिए तो हकदार वही था। जी सर। अगर उसको मिलता तो रियल जस्टिस होता। जो नहीं मिला वो रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस का उदाहरण, क्योंकि कानून धारा 4 में है बिना प्रस्तावना की जानकारी के स्वीकृत नहीं, जब स्वीकृत नहीं तो संविदा नहीं। और रियल बेचारा खोज के ले आया, अगर उसको पैसा दिया जाता। जस्टिस पीकॉक ने कहा कि आई एम सॉरी, मेरे जेब से तुम ले सकते हो लेकिन कानून के अनुसार मैं नहीं दिला सकता। तो जो रिकॉर्ड के आधार पर फैसले होते हैं उनको रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस कहते हैं। रिकॉर्ड के आधार पर वास्तव में वह न्याय हो भी जाता है तो उसको रियल जस्टिस कहते हैं। समझ गई? जी। स्वीकृत किसे कहते हैं? स्वीकृत सर, स्वीकृत विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में जो भी अनुमान लगता है उसे हम स्वीकृत कहते हैं। और संस्वीकृत? सर, संस्वीकृति किसी व्यक्ति द्वारा अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करने ला संस्वीकृति कहलाती है। कितने प्रकार की रीट हैं भारतीय संविधान? सर, 5 प्रकार की रीट है। कौन सी रीट न्यायिक रीट कही जाती है? सर, उत्प्रेषण रीत न्यायिक रीत कही जाती है। उत्प्रेषण। जी। चलिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान सीआरपीसी में है कि नहीं? जी सर। क्या होता है इसका मतलब? सर, पुनः अन्वेषण जब पुलिस रिपोर्ट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन को पुनः इन्वेस्टिगेशन कहेंगे हम कि अग्रिम इन्वेस्टिगेशन? पुनः इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान सीआरपीसी नहीं है। अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जितना हुआ उसको खराब नहीं माना जाता। जी सर। कभी पुनः नहीं कहा जाएगा, अग्रिम कहा जाएगा। जी सर। तो अग्रिम इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान कहाँ पे है? सर, 173 की क्लास 8 में उसकी रिपोर्ट आती है। जी सर। उसकी रिपोर्ट आती है। मजिस्ट्रेट किस धारा में अग्रिम इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है? सोच समझ के बताना, गलत ना हो। सर, 173 की क्लास 8 में
वो तो रिपोर्ट पेश करेगा ला कर। जी सर, 173 की क्लॉज 3 में। 156 की क्लास 3 में, 156 के तीसरी क्लास में अग्रिम इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा। और भी बता सकती हो तुम? और कोई कंडीशन है? 156(3) तो तब लागू होगा जब FIR हुई हो। जब FIR हुई हो तब लागू। कंप्लेंट में क्या करेगा? सर कंप्लेंट में भी वो कहता है जब FIR हो जाता है, जब कंप्लेंट में क्या होगा? FIR तो खत्म हो गई मान लीजिए, अगर कंप्लेंट हुआ है तो उनमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने का पावर है मजिस्ट्रेट को। जी सर, उसमें भी 156(3) के अंतर्गत वो। कैसे 156(3) में देगा वो? नहीं सर, उसमें नहीं देगा वो सर। 156(3) का स्कोप खत्म हो जाता है ना, फिर संज्ञान के साथ खत्म हो जाता है सर। 202 में, यस, 20T में इन्वेस्टिगेशन का आदेश आगे के लिए देगा। 202 पर कोई केस जानती हो? नो सर। देवरापल्ली सुनी हो? नो। चलिए ठीक है। ट्रेसपॉस किसे कहते हैं? सर जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में संपत्ति पर जाकर किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के आशय से या किसी व्यक्ति को अपमानित, क्षुब्ध या अभित्रस्त करने के आशय से जो भी कार्य प्रवेश करता है तो वह गृह अतिचार करता है। अच्छा, तुम्हारा एक फ्रेंड है और तुम्हारे से उसकी बैठती है, मगर तुम्हारे पापा उससे नहीं बैठती है, वो नहीं लाइक करते हैं उसको। तुम्हारा इंटरव्यू लेटर झारखंड का आया था, ये ले जा कर के तुम्हारे घर पे अंदर जा कर के ये इंटरव्यू का लेटर तुमको दे दिया। वो तुमने रिसीव किया, उसको धन्यवाद बोला, फिर वो जाने लगा। तुम्हारे पिता उस पर ट्रेसपास का मुकदमा कर रहे हैं। जी। क्या ट्रेसपास का मुकदमा होना चाहिए? नहीं सर। सफल नहीं हो? नहीं। श्योर? जी। क्या परिभाषा है ट्रेसपास की? सर वो मेरी संपत्ति में या संपत्ति पर आकर कोई अपराध करने से के आशय से प्रवेश करता है या फिर पहला पॉइंट हो गया। जी, या फिर किसी व्यक्ति को अपमानित, क्षुब्ध या अभित्रस्त करने के आशय से आता है, तब हम कहते हैं वो गृह अतिचार करता है। और इनमें से सर कोई भी पॉइंट नहीं था कि उसको दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें उसको आने का जो एक रीज़न उचित था एडमिट कार्ड देने का, इसलिए वो आया है, इसलिए नहीं आया हो कि इरिटेट कोई हो, कोई अभित्रस्त हो, अपमानित हो, क्षुब्ध हो। जी। ये इरादा नहीं था। ठीक है। अबेटमेंट किसे कहते हैं? सर जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई अपराध उकसाकर शास्त्रीय सहायता द्वारा या षड्यंत्र के माध्यम से करवाता है तो ये अबेटमेंट कहा जाता है। अबेटमेंट का कोई इलस्ट्रेशन बता दो। हाँ सर, एक 7 साल के बच्चे, 7 साल का बच्चा है और उससे ये कहा जाता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को ले जाके पॉइजन दे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो सर वो जो 7 साल का बच्चा है वो आपवादिक परिस्थितियों में 82 के अंतर्गत वो दोषी नहीं होगा, लेकिन जो यह व्यक्ति है वो अबेटमेंट के लिए दोषी होगा। एक टीचर है, एक स्टूडेंट से कहता है रात में खूब मेहनत से पढ़ना, कायदे से पढ़ना, एकदम खूब मेहनत करके पढ़ना। वो कायदे से मेहनत कर दिया, रात भर पढ़ा जी। और उसकी वजह से सुबह उसको काफ़ी तकलीफ़ हुई। उस तकलीफ़ की वजह से मर गया। मेडिकल रिपोर्ट आई, ज़्यादा 12 घंटा पढ़ लिया, मर गया। इससे इसको ब्रेन में तकलीफ़ हो गई।
टीचर के ऊपर FIR होगी अबेटमेंट की? नो सर। नहीं दोषी होगा टीचर? नहीं सर। अबेट तो किया रात भर पढ़ने के लिए? नहीं सर, वो तो प्रोत्साहन था कि आप पढ़िए और सफल होइए। तो दुष्प्रेरण में भी प्रोत्साहन होता है, चढ़ जा बेटा ऊपर। नहीं सर, एक दो प्रकार का दुष्प्रेरण हो सकता है। एक आप किसी को अपराध करने के लिए उकसाते हैं और दूसरा आप किसी को प्रोत्साहित करने के लिए उसको बताते हैं आप ये काम कीजिए तो आप सफल होंगे। इसलिए दोषी नहीं हो। नहीं। तुम बनारस की गलियों में टहल रही हो और उसके बाद तुम्हारे घर से फ़ोन आया आज खाना नहीं बनेगा, तो तुम वहीं बाहर ही कहीं खा लेना, है ना। इसके बाद तुम्हारे जेब में पैसे भी नहीं, जी। तुम बड़े चक्कन पड़ गई, फ़ोन करी उधर से खा के आना, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, चारों तरफ इसे देख रही हो। तो देखते देखते जैसे यहाँ कोचिंग के बगल में एक है शादी वाला मैरिज हॉल, एक मैरिज हॉल दिख गया, फिर उसमें तुम घुस गई, खाना खा रही हो, कोई आया पूछ लिया, नमस्ते किया तो आपसे पूछ लिया कि आप किस समारोह में शामिल आने हैं, यहाँ होने आई हैं, तो आप बोले कि हम भी इसी शादी में शामिल होने आई हैं। फिर वो आदमी बोला ये तो शादी नहीं है, तो तेरे ही का कार्यक्रम चल रहा है। जी। फिर आप क्या जवाब दे रही हैं? कोई समय क्या जवाब देंगी? वो कह रहा है 13वीं का कार्यक्रम है, आप शादी में आई हुई हैं, इसका मतलब आप ट्रेसपासर हुई हैं। सर यहाँ तो विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं ये दीजिए। तुच्छ बात? बिल्कुल सर, वो तो वहाँ अपराध करने भी नहीं गया, वो सिर्फ भोजन करने के लिए गया है। तो इतनी ऐसे अगर 50 बच्चे चले जाएं तो उनका 50 प्लेट का नुकसान होगा, 50 आदमी। सब ऐसा नहीं होता है कि सर 50 बच्चे चले जाएं। होता नहीं, यहाँ भोजन खत्म हो जाता है ना। सर भोजन खत्म होने के बाद, आपका समारोह खत्म होने के बाद बच्चे आते हैं भोजन लेने के लिए। इसको तुच्छ माना जाए? जी। तुच्छ तुम 95 का बचाव लोगी? जी। अच्छा, सपोज दैट तुम्हारे घर का कार्यक्रम 50-60 लोग आगे शुरू में और तुम्हारा 100 का ही भोजन बना है, 50 वो आगे पहले खा गए, सारे अगल बगल हॉस्टल वाले बच्चे, तुम पहचान नहीं पाए, समझी यही सब बारात वाले कहाँ वाले हैं, और इकट्ठा वो 100 आ गए। अब तुच्छ बात लग रही? नहीं सर। लीगली रूप से उन लोगों ने गलतियां की हैं। विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती, ये तुच्छ बात नहीं है। दे आर ट्रेसपासर बट हियर आर क्रिमिनल आर सिविल, ये देखने की वाली बात हो सकती है, मगर ट्रेसपासर हैं वो। कैसे हैं? बिना लाइसेंस, बिना परमिशन के वहाँ पर घुसे हैं। अगर गेट पे आपसे मांगा नहीं जा रहा फिर भी आप घुस जाए, इसका मतलब है बिना परमिशन। जी। गेट पे किसी से कार्ड तो मांगा नहीं जाता शादी का, या तरही वाला कार्ड दिखाइए। अगर यही तुच्छ होने लगेगा तब तो फिर गए काम से। क्या लॉर्ड मैकाले सोचे रहे होंगे कि यही तुच्छ है? नहीं। लीगली रूप से दैट इज ट्रेसपास। बिना अनुमति के खाना खाना भी गलत है। कुछ भी नहीं होगा, लाफ्ट आर्ट में होगा, लाफ्ट आर्ट में इंटेंशन नहीं देखा जाता? नहीं, वहाँ इंटेंशन नहीं देखा। वहाँ तो हो गया जी, तो सिविल हो गया। क्यों नहीं हो जाएगा? सबको निमंत्रण गया था, रावण को बिना निमंत्रण का रावण पहुंच गए जनकपुर, तो हो गए नहीं ट्रेसपासर हो? जी। सिविल रॉन्ग, ट्रेसपास हुआ। परिवाद और FIR में क्या अंतर है? सर परिवाद जो होता है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, जबकि सर FIR जो होता है वो थाने के भारसाधक अधिकारी को किया जाता है। अच्छा।
अच्छा, एफआईआर दूसरी जगह नहीं दी जा सकती? चलती ट्रेन में दी जाती है, सुनती हो नहीं? हाँ। महिलाओं के साथ तमाम अपराध हो रहे हैं, चलती ट्रेन में भी दे दी जाती है एफआईआर। सहमत से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। जी इसको आईपीसी में कहाँ शामिल किया गया, कहाँ तक शामिल है? सर 87 में भी है, इसको सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता। और 300 के क्लॉज 5 में भी है। वहाँ पे सर अपराध होता है, वो वहाँ हत्या नहीं होता है, लेकिन कल्पेबल होमोसाइड होता है। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का हो और वो अपनी मृत्यु की सहमति दे देता है, तो वहाँ पे वो 304 के अंतर्गत लायबल होगा। फाइनल रिपोर्ट किसे कहते हैं? फाइनल रिपोर्ट क्या है? सर जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसके अगेंस्ट कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं रहता है, उसके अभाव में जो पुलिस अधिकारी होता है वो मजिस्ट्रेट को फाइनल रिपोर्ट देता है कि इनके विरुद्ध अभी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। AIR का मतलब क्या है? सर ऑल इंडिया रिपोर्टर। क्या होता है इसमें? ये है क्या? ऑल इंडिया रिपोर्टर होता क्या है? इसके अंदर क्या लिखा रहता है? नहीं जानते? सुप्रीम कोर्ट की केसेस रहती हैं इसमें, हाई कोर्ट की केसेस रहती हैं। जी चुम मार के बैठ जाओगे, चीज ही करोगे, यस तो यस करो या तो नो करो। यस। सीआरपीसी की धारा 313 क्यों महत्वपूर्ण है? सर सीआरपीसी की धारा 313 जो होता है, जब ट्रायल होता है या फिर इंक्वायरी होती है, जो अभियुक्त होता है सर, उससे एक बार एविडेंस लिया जाता है कि वो अपने लिए अगर कोई भी डिफेंस लेना चाहता है तो अभियोजन के पूर्व एक बार वो आके डिफेंस दे सकता है अपने पक्ष में। डिफेंस देगा इसमें? सर सर कोई भी एविडेंस देगा, साक्ष्य अगर होगा तो वो देगा वहाँ पे। संक्षिप्त विचारण किसे कहते हैं? समरी ट्रायल। सर संक्षिप्त विचारण 260 से लेके 265 में है। और सर उसमें वो अपराध बताए गए हैं जिनका आप समरी ट्रायल कर सकते हैं, जो सर 2 वर्ष से अधिक मृत्यु या आजीवन कारावास ना हो, उसका आप समरी ट्रायल कर सकते हैं। सर कोई चोरी की क्या है पूछा जा रहा है कि किसका अपराध का विचारण करेंगे, पूछें क्या है, किसे कहते हैं समरी ट्रायल? किसे कहते हैं? किन अपराधों को तो नहीं पूछ रहे हैं, किसे कहते हैं? सॉरी सर। ऐसा ट्रायल जिसकी कार्यवाहियाँ संक्षेप में लिखी जाती हैं, लंबे निर्णय लिखना आवश्यक नहीं है, केवल अभियुक्त के संस्वीकृत को लिख करके दंडित किया जाता है, उसे हम समरी ट्रायल कहते हैं। जी। अब आएगा किन अपराधों को होता है, कितनी सजा होती है, प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है ना? जी। आईपीसी में आपको प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। आपके प्राइवेट डिफेंस में तभी आपको छोड़ा जाएगा जबकि आप कानून का पालन किए हों। कानून के पालन वाली धारा कौन सी है? सर 99 में क्या लिखा है? 4 पॉइंट हैं। जी सर। बता सकती हो? सर अभी 4 पॉइंट मुझे याद नहीं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण वही बताना है एक तुम्हें। सर वो जो पब्लिक सर्वेंट है
अगर वो हैं और उनकी हेल्प लेना है, आप उनके अगेंस्ट अगर वो आपको अरेस्ट करने के लिए आते हैं, तब आप उनको आप कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी प्राइवेट प्रतिरक्षा में उतना ही बल प्रयोग करिए जितना आवश्यक जितना उन परिस्थितियों में आवश्यक। आवश्यक। यही अंतिम है। जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोक सेवक से भी इम्पोर्टेंट है जी कि मतलब अनावश्यक खर्चा मत करो बल। अगर तुम्हारे एक बार आंख दिखाने से दूर भाग गया है तो साइकिल बैठ कर दौड़ा के न पकड़ के ले आओ, मारो। दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। एक अखबार में छपता है कि बनारस में जितने भी वकील हैं सब चोर हैं। तुम भी तो रजिस्ट्रेशन कराइएगा। जी यह पढ़ करके तुमको गुस्सा आया काफ़ी। गुस्सा आने के बाद तुमने एक कंप्लेंट दायर किया मानहानि का। सफल हो जाओगे कि नहीं मानहानि के मुकदमे में? जो व्यक्ति ऐसा कहा उस पर एक तुमने कंप्लेंट दायर कर दिया बनारस कचहरी में, साहब मेरी मानहानि हुई है, IPC 500 का ऑफेंस है ये। जी तो सफल होने के चांसेस हाँ सर। हो जाएगी। जी सर। कभी कचहरी गई हो? नो सर। मानहानि होगी? वो दूसरा बचाव लेगा कि साहब बनारस में 20,000 वकील हैं, हमने कोई स्पेसिफिक आदमी तो कहा नहीं कि इन्हीं को मैंने कहा हो। इनको तो मैं जानता हूँ राजा तलाब के किसके घर के हैं, कौन है, बेटी हैं, या इनका कोई हमने नंबर निकाल के इनको कहा। क्योंकि मानहानि की कार्यवाही में लिखा गया शब्द वादी को निर्दिष्ट हों। जी है ना? कोई न कोई तो हो स्पष्टता, जैसा कि अयोध्या वाली केस में हुआ है जमीन मामलों में, कि जमीन में साफ साफ नेता कह रहा है ये आदमी इतने करोड़ में इतने का ये किया, जबकि वो गलत हो गया। तो वहाँ मानहानि, वहाँ तो स्पष्ट उसने कहा उस व्यक्ति को निर्दिष्ट किया। जैसे चंपत राय को उन्होंने कहा, तो चंपत राय एकदम क्लियर है कौन चंपत राय हैं। यहाँ तो तुमको विष्णु को स्पेशल कहा नहीं उसने। तो तुमने पढ़ा होगा समूह की मानहानि कब होती है? जब समूह अस्पष्ट, कौन वकील किस गली में है, कहाँ है, कुछ स्पष्ट नहीं। बनारस के कचहरी में सीट नंबर 56 में बैठने वाला वकील चोर है, हो गई मानहानि। जी सर, एक ग्रुप है ये। 56 नंबर चैम्बर में बैठने वाले चोर हैं, हो गया मानहानि। पीपल के नीचे बैठने वाले चोर हैं, हो गई मानहानि। स्पष्ट तो हो, भारत के सभी वकील चोर हैं। स्पष्ट नहीं, स्पष्ट। यही कह दिया जाए इस कॉलेज की सभी लड़कियां चरित्रहीन हैं, हो जाएगी मानहानि। क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या निश्चित है, निश्चित उसी कॉलेज की हैं लड़कियां। क्योंकि जब हो जाएगा अच्छा तुम्ही को जो चोर कहेगा तुम्ही हो, उनका ड्रेस होता है, वो सब होता है। वर्ग निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट हो। कॉलेज की लड़की बिल्कुल क्लियर कौन है, वो जब ड्रेस पहन के जाती है पता चलता है किस कॉलेज की है। अच्छा इसी कॉलेज में, अच्छा चोर हो तुम। उन्होंने अखबार में निकाला वही चोर हो तुम, हो गया मानी। स्पष्ट होना चाहिए, ग्रुप में स्पष्ट होना चाहिए। ईस्टहुड बनाम होम्स की केस में कहा गया है कि उसका अन्य से अलग करना पड़ेगा तभी मानहानि होगी। हिंदू वित्त की धारा 13 भी जानती हो क्या है? जी सर। क्या है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। इसी को रखा जाए, बाकी सारे आधार हटा दिया जाए। क्यों? तलाक का जितने और आधार हटा दिया जाए, इसी को एक रखा जाए। नो सर। फिर सर
13 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसका अभ्यत्यजन करता हो, मानसिक उत्पीड़न देता हो, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पारस्परिक संबंध बनेगी नहीं। जी सर। सही कह रहे हैं। गिल्टी जो है वो बोथ पर्सन की तरफ से होना चाहिए। जी आर्टिकल 142 क्यों मशहूर है? सर, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति की बात करता है। कितने मिनट हो? 30। सुप्रीम कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति। जी सर। नेचुरल जस्टिस किसे कहते हैं? नैसर्गिक न्याय। कितने तत्व हैं इसके? सर, नैसर्गिक न्याय हम कह सकते हैं सर कि किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए, दूसरे पक्षकार को सुनना चाहिए। चलिए, तुम्हारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको। जाओ। थैंक यू सर।